ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं जब्बार खान। दरअसल फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार या किसी किस्म की अनियमितता के खिलाफ सरकार के पास में मजबूत और सख्त एजेंसीज होती हैं, मगर जब लगातार फर्जीवाड़े की खबरें बार बार आए, जब लगातार किसी भी नियम को ताक पर रख करके किसी सक्षम या असक्षम शख्स को किसी पद पर स्वीकृति दे दी जाए, उसे बिठा दिया जाए और उसकी जांच भी ना हो, शिकायत करने के बावजूद भी उस पर एक्शन ना लिया जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे। दरअसल उत्तराखंड में दून विश्वविद्यालय के अंदर आरोप यह है कि दून विश्वविद्यालय में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को तैनात किया गया, मगर जो उसके दस्तावेज हैं, जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पूरे तौर पर फर्जी पाए गए। आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ। आरटीआई के जरिए जिस शख्स ने यह शिकायत आरटीआई में दाखिल की थी और जिन्होंने ये इनपुट हासिल किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से इस बात की शिकायत की, मगर रजिस्ट्रार एक चुप हजार चुप। तो सवाल यह है कि फिर यह सब किसके शय पर हो रहा है, इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है, और फिर ऐसी चीजों पर पूर्ण तौर पर अंकुश लगाने के लिए क्या किसी बड़े और सख्त कार्रवाई की जरूरत नहीं है। आज हम इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो लूप होल्स, वो चोर दरवाजा रहता कहां पर है जिसे बंद करने की जरूरत है। मगर चर्चा पे चले उससे पहले शुरुआत इस रिपोर्ट से करते हैं। उत्तराखंड के प्रतिष्ठित दून विश्वविद्यालय की साख पर फिर से बट्टा लगा है। राज्य निर्माण करने वाले उत्तराखंड क्रांति दल ने आरोप लगाया है कि दून विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात राजेश कुमार की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के सहारे की गई। झारखंड के रांची दूरदर्शन केंद्र में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव जैसे सामान्य पद पर कार्य करने वाला राजेश कुमार को अचानक उच्च शिक्षा के बड़े केंद्र दून विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति आखिर कैसे दी गई। यूकेडी का आरोप है कि इससे छात्रों का भविष्य खराब होगा। हमारा यह मानना है कि दून यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर हैं राजेश कुमार, जिन्होंने कभी दूरदर्शन में एज ए टेक्नीशियन काम किया था, जिसकी शैक्षिक योग्यता इंटर थी। इस बेस पर वो दूरदर्शन में नौकरी कर रहे थे। वहां से छोड़कर वो उत्तराखंड में आए और उन्होंने एक बिहार की फर्जी डिग्री ली और उसके मार्फत वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। ये मेरे को सारा जानकारी आरटीआई से प्राप्त हुई है और हमारा ये मानना है कि जो राज्यपाल के अधीन उच्च शिक्षा आती है और धन सिंह जी इसके मुखिया हैं, और इन दोनों की अनदेखी के कारण ऐसे जो बेईमान टीचर हैं वो उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। यूकेडी ने सूचना के अधिकार में जो जानकारी हासिल की वो सवाल खड़े करती है। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के बाद प्रमाण पत्रों के सत्यापन पर विश्वविद्यालय क्यों लापरवाह रहा। आखिर कैसे रांची के कार्मिक की सेटिंग उत्तराखंड में हो गई। क्या फर्जीवाड़े में उत्तराखंड प्रशासन के बड़े लोग भी शामिल हैं? और यूकेडी के इस खुलासे के बाद क्या डॉक्टर राजेश कुमार पर कार्रवाई होगी। देहरादून से उपेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज। तो इन तमाम चीजों पर रोक कैसे लगेगी, जो चोर दरवाजे हैं, लूप होल्स हैं, वो बंद कैसे होंगे। और लगातार इन चोर दरवाजों को बंद करने की बातें की जाती हैं बड़े जोर शोर से, मगर फिर भी जो भ्रष्टाचार की किस्में हैं, जो इस किस्म के मानकों को ताक पर रख करके प्रक्रियाएं वो लगातार चलती रहती है। कैसे ऐसे संभव होता है। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए सुभाष बर्थवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आपका स्वागत है। साथ में शांति भट्ट जी, यूकेडी के प्रवक्ता और नेता, और राकेश काला जी, शिक्षा विद्या और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शांति भट्ट जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा कि हमने रिपोर्ट दिखाई, आपने आरटीआई के जरिए इस बात की जानकारी हासिल की और आपने रजिस्ट्रार से इस बात की शिकायत भी की, मगर रजिस्ट्रार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। देखिए जब्बार साहब, पिछले 2 सालों से लगातार मैं आरटीआई में दून यूनिवर्सिटी में हो रहे भ्रष्टाचार पर खुलासा करता रहा हूं जी। इससे पहले 2 शिक्षक थे, एक सूथर थे, एक गजेंद्र सिंह थे, उनकी भी डिग्री फर्जी थी। उन पर कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ इतना किया कि उनको रिवर्स
कर दिया, उनका प्रमोशन रोककर। और अभी ये राजेश कुमार की जो डिग्री मिली है, बड़ा ताज्जुब होता है कि जो इंटर पास तकनीशियन की नौकरी दूरदर्शन में पा गया, आखिर वो उत्तराखंड में 2009-2010 में कैसे नौकरी पा गया जबकि उसके पास डिग्री नहीं थी। देखिए कमाल, देखिए कि बीए अर्थशास्त्र में पत्राचार से और एमए उन्होंने जो है मास कम्युनिकेशन से किया और पीएचडी की डिग्री फर्जी है। ये मैं कि नहीं कह रहा हूं, जो मुझे आरटीआई से प्राप्त हुआ है वो दस्तावेज बता रहे हैं कि जिसमें एनरोलमेंट नंबर नहीं है डिग्री में उनके, तो वो फर्जी डिग्री है। अब इसके लिए जब मैंने विश्वविद्यालय से इनकी शिकायत करी तो विश्वविद्यालय में एक मंद्रवाल जी हैं जो रजिस्ट्रार बने हैं, उनकी भी खुद की नियुक्ति जो है फर्जी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जावलकर के रिपोर्ट बता रही है जो उस समय पे तत्कालीन सीडीओ पौड़ी थे। तो ये तमाम फर्जी लोगों ने एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया। और जो ये मंद्रवाल जो है रजिस्ट्रार, इन्होंने क्या किया, जब राज्यपाल ने इनकी डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए कहा तो मंद्रवाल जी ने जो है बिहार यूनिवर्सिटी को लिख के कहा कि आप इनकी बीए की डिग्री बताएं कैसी है। हमारा ये कहना है, हम बीए की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि उसकी पीएचडी की डिग्री फर्जी है। तो मंद्रवाल भी उनको बचाने पे लगे हैं। अब बचाने के पीछे कौन लोग हैं? तो यदि आप इसके नीचे तय पर जाएंगे तो मुझे लगता है कि 2009-2010 में जो सरकार थी उनके ही सरकारों के इशारों पे इनको नियुक्ति मिली और आज भी वही सरकार है जो इनको बचाने पे लगी है। दूसरा उदाहरण मेरे पास है कि आप देखिए कि गढ़वाल के हिमालयी क्षेत्र में शोध करने के लिए एक प्रोफेसर की नियुक्ति होनी थी, वहां पर इन्होंने जो है एक ऐसे चिकित्सक को नौकरी दे दी जो कि आईएएस अफसर जरूर थे, डॉक्टर जरूर थे, मगर उन्होंने पीएचडी हिमालय पे नहीं करी थी। उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिन्होंने हिमालय पे शोध किया हो। यानी कि दून यूनिवर्सिटी का इन तमाम चीजों से गहरा नाता लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन एक्शन नहीं हो पा रही है, सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है, या उस पर धूल से ढाप दिया जाता है। अब ऐसे में सुभाष बर्थवाल जी, जिस शख्स की कंप्लेन है, जिसके बारे में जानकारी ली जाती है, उसकी डिग्री फर्जी, जैसा कि शांति भट्ट जी बता रहे हैं, जिस शख्स से उस शख्स की शिकायत की गई यानी कि रजिस्ट्रार से, वो खुद फर्जी डिग्री के सारे वहां पर नियुक्ति पाए हुए है या फिर मानकों को ताक पर रख करके उसको नियुक्ति दी गई है। हो क्या रहा है सर? देखिए जब्बार भाई, नियुक्ति के संदर्भ में तो कहीं ना कहीं एक न्यूनतम अहर्ता होती है और उसके आधार पर ही किसी पद के सापेक्ष किसी व्यक्ति का जो है सिलेक्शन होता है जी। अब जिन सज्जन के संदर्भ में जो है ये बात आई है, इधर इस पर जो है जो एक चर्चा का विषय भी जो है एक आध चैनल पर मैंने इसको देखा। तो देखिए, अब हम तो सरकार के आधार पर और जो है चूंकि हमारी सरकार इस सूबे में काम कर रही है, ठीक है, इसलिए देखिए हम तो यही कहेंगे कि जब जब भी इस तरह की कोई अनियमितता सामने आती है तो हम लोग उसको जो है सॉर्ट आउट करते हैं, उसके खिलाफ जांच। अभी आप देखिएगा कि इंटर कॉलेजों के अंदर जो माध्यमिक विद्यालयों के अंदर, प्राइमरी के अंदर जिस प्रकार से सैकड़ों फर्जी जो है अध्यापकों की भर्ती वर्षों से और अपात्र अध्यापक जो है वो काम कर रहे थे। एक एसटीएफ की गठन जो है हमारी सरकार ने किया और उस एसटीएफ ने जब लगातार अनुसंधान किया तो उसमें जो है दर्जनों सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार के लोग पकड़ में आए और उनमें से बहुत सारे लोग जेल के पीछे भेजे गए हैं, बहुत सारे लोगों को जो वो फरार हैं, कई सारे लोगों जो है को जो है वो नौकरी से बर्खास्त किया गया है। तो सरकार के सामने जब जहां पर जिस प्रकार की भी कोई अनियमितता भ्रष्टाचार के संदर्भ में कोई शिकायत आती है, हाँ शांति भाई ने जरूर कहा कि उन्होंने जो है विश्वविद्यालय के सामने इस विषय को रखा होगा। अब किन परिस्थितियों में और क्यों नहीं जो है रजिस्ट्रार ने या वीसी ने उस पर संज्ञान लिया, फिर इन तमाम लेकिन मैं आपको एंड पर ये कह सकता हूं कि यदि एक पत्र जो है शांति भाई की तरफ से मुझे प्राप्त होगा तो मैं उच्च शिक्षा मंत्री के सामने इसको रखकर और इसकी जांच कराने का जो है काम करूंगा। जी जी। तो क्या अब तक इस पर उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए था? नहीं, देखिए अब ये कहना, इसलिए अभी उस पर कुछ कहना मेरे लिए संभव नहीं है कि उच्च शिक्षा मंत्री के संज्ञान में ये विषय है या नहीं है, और अगर संज्ञान में आया है तो किस स्तर पर और किस संदर्भ में आया है। अब जो है यदि ये विषय मुझे जो है इंगित करके शांति भाई जो है कुछ उपलब्ध कराएंगे, एक आध कोई पत्र, तो मैं स्वाभाविक रूप से जो है उच्च शिक्षा मंत्री से इसके संदर्भ में उनका ध्यानाकर्षण करूंगा और उनसे जो है बलपूर्वक जो है ये आग्रह करूंगा कि वो इसमें अगर कोई अनियमितता है
तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर तौर पर आरटीआई के जरिए खुलासा हो रहा है, आरटीआई के जरिए फर्जी डिग्री होने की बातें कही जा रही है, अनियमितता तो है ही है। आरटीआई अगर इस किस्म की जानकारी दे रही है जैसा कि शांति प्रसाद भट्ट जी बता रहे हैं, तो फिर उस पर संदेह की तो गुंजाइश बनती नहीं। राकेश काला जी, ये कोई आज की बात नहीं है, दोनों यूनिवर्सिटी लगातार कई बार ऐसे मामलों को लेकर के संदेह के दायरे में रही है। और जैसा कि शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस फर्जीवाड़े का कनेक्शन 2009-10 के वक्त की शुरुआत उस वक्त हुई थी। किस तौर पर इसको देखा जाए? क्या कोई एक पूरा गैंग है या कुछ लोग हैं जो इस किस्म की चीजों को कराते हैं, अपने संरक्षण में करा रहे? बिल्कुल जब्बार भाई, देखिए जिस तरीके का आरोप हमारे विद्वान साथी शांति प्रसाद भट्ट जी ने लगाया, बहुत गंभीर आरोप है और ये एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर इन्होंने कोई आरोप लगाया है तो उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही लगाया होगा, ये मेरा निजी सोचना है। क्योंकि इन्होंने अभी देखिए एक बहुत अच्छी बात कही कि जब उनकी जांच के लिए बात की गई तो उन्होंने जांच पीएचडी डिग्री या मास्टर डिग्री की ना करा के एक लेटर लिखा कि जिसमें उनकी स्नातक की डिग्री चेक की जाए। भाई स्नातक की तो ओरिजिनल है, ये टेक्निकल पॉइंट है, ताकि वो कहीं ना कहीं बचाना चाह रहे थे बीए की डिग्री को जो है वो नेचुरली वहां से जवाब आता है ये ओरिजिनल है, ठीक है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि उनकी बीए की डिग्री ओरिजिनल है फर्जी है, बात तो पीएचडी डिग्री की हो रही है। जहां तक मेरे संज्ञान में मामला है वो उन्होंने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बिहार की है, वहां से उन्होंने ये डिग्री प्राप्त की हुई है। तो हर डिग्री के ऊपर, क्योंकि कोई भी जब यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच जाता है 12th पास करने के बाद, तो उसमें एक एनरोलमेंट नंबर होता है जो कि कभी बदलता नहीं है, वो सेम रहता है। तो वो नंबर तक नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें जांच के घेरे में ये लोग आते हैं। और जिस तरीके से अभी एक उदाहरण दिया अभी मेरे विद्वान साथी ने कि वहां पे इससे पहले भी इस तरीके के मामले आए थे, तो उनको जो है पद से ना हटाते हुए उनको निचले पद पे ले आए, तो ये भी कहीं ना कहीं संदिग्ध घेरे में आते हैं। और कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि हम क्या आउटपुट दे रहे हैं, या जो हमें पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। जिम्मेदारी और जवाबदेही वाली बात है ना राकेश काला जी, कि जो उच्च अधिकारी है उनके बारे में भी इस तरीके के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। तो इसमें जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना। उच्च शिक्षा मंत्री का भी क्या रोल है इसमें, क्या उनको करना चाहिए? कहीं ना कहीं जवाबदेही तो बनती है। बिल्कुल, ये तो हमारे विद्वान जो प्रवक्ता बैठे हैं, देखिए वो जरूर इसके बारे में बताएंगे कि इनकी सरकार कितनी जल्दी एक्शन लेती है, या कागजों में ही कार्रवाई पूरी होती है, या इस मामले को टाल दिया जाता है, या ऐसे मामलों को दबा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा मामला उठा है तो जो हमारे विद्वान साथी शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और कहीं ना कहीं इनके मन में पहाड़ की पीड़ा है, बच्चों के भविष्य की पीड़ा है। वरना देखिए कौन इतना बड़ा रिस्क उठाता है, कौन इतनी बड़ी जो है आरटीआई मंगा कर इस तरीके के सरकार के सामने दावे पेश करता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने मान सम्मान की परवाह ना करते हुए इस तरीके का जो मामला जाहिर तौर पर ऐसी परिस्थितियों में जब इस तरीके के मामले उठाने से, जब कहीं ना कहीं इस पे ऐसी परिस्थितियों में जब आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ में इस किस्म के हमले, ऐसी कार्रवाइयां और इस किस्म से चीजें होती है, और ऐसे में आरटीआई एक्टिविस्ट होना भी अपने आप में एक बहादुरी का काम होता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि उनके ऊपर हमले होते हैं, अटैक होते हैं, यहां तक कि हत्याएं तक मामले सामने आए। मगर इसमें शांति प्रसाद भट्ट जी, जब आपने इस पूरे मामले की शिकायत वहां के रजिस्ट्रार से की, उनका रिएक्शन क्या था? किस किस्म का आश्वासन उन्होंने दिया? क्या अब अभी भी वो शख्स जो कि फर्जी डिग्री के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तैनात है, क्या वहां पर वो कार्यरत है? क्या वहां पर वो काम कर रहा है? देखिए वो अभी भी काम कर रहे हैं, और ये मामला कोई आज का नहीं है। ये मेरे पिछले 6-7 महीने का जो मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस था उसका निचोड़ है ये। और इससे पूर्व में कुलपति थे मिस्टर जैन, उन्होंने मुझे यहां तक कहा था कि भैया मैं यहां कुलपति जरूर हूं, मगर मेरे अधिकार क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट एक्शन लूंगा, मुझे ऊपर से अप्रूवल लेनी पड़ती है, कमेटी बनानी पड़ती है, कमेटी जो रिपोर्ट देगी मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। और वो कमेटी ने कभी कोई कार्रवाई नहीं करी। और मजा देखिए, इन राजेश कुमार को जब नियुक्ति के लिए ये आए थे 2009-2010 में, तो इस समय एक कमेटी ने इनको नॉट रिकमेंड कहा कि ये योग्य नहीं है, मगर एक कमेटी जिसमें एकल व्यक्ति के साइन है, उन्होंने इसको रिकमेंड कर दिया। यानी कि क्लियर है कि ये किसी के दबाव में किसको नौकरी दी गई है। मेरा यह कहना है कि जिस नौकरी के लिए इंटर पास की योग्यता थी उस पर तो ये दूरदर्शन में थे, मगर इन्होंने नौकरी के दौरान कॉरेस्पॉन्डेंस किया और सारी डिग्री, ये क्यों नहीं जांची गई? और इनका एक्सपीरियंस क्यों नहीं काउंट किया गया? इन्होंने ना तो मास कम्युनिकेशन में कहीं पढ़ाया, जो एक टेक्नीशियन था
8-9 साल अगर उसने दूरदर्शन में नौकरी करी भी है तो उनको इस क्लर्क स्तर के व्यक्ति को कैसे प्रोफेसर की नौकरी दे दी गई, सहायक अध्यापक की? तो ये सारी चीजें जांच का विषय है और इसीलिए सवाल गंभीर हो जाता है जी, इसीलिए गंभीर हो जाता है। और ऐसे में फिर सरकार की तरफ लोग निगाह उठा करके देखते हैं। अब सुभाष बर्थवाल जी, सरकार की तरफ हर शख्स निगाह उठाकर देखेगा, शिक्षा मंत्री की तरफ हर शख्स निगाह उठा करके देखेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक शख्स को जो कि महज 12th पास है, इंटर पास है, असिस्टेंट प्रोफेसर जाकर के बन जाता है, तो फिर शिक्षा व्यवस्था की तो हालत वैसे ही टूटी हुई है। होना क्या है, क्योंकि डिग्री तो फर्जी है उसकी। नहीं जब्बार भाई, देखिए अब अगर किसी सरकारी पद पर जो है कहीं नियुक्ति होती है, किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी जो है लेक्चरर के पद पर नियुक्ति होती है, तो वो स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया के तहत ही होती है। अब कोई बोर्ड होगा, बोर्ड के माध्यम से होगी, कोई सिलेक्शन कमेटी होगी, उसके माध्यम से होगा। बात वही तो कही जा रही है ना कि कोई एक गोरख धंधा है यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, कोई एक गोरख धंधा है जो उस पूरी प्रक्रिया को आसानी के साथ में, ईमानदारी के साथ नहीं अपनाने दे रहा है। कोई गोरख धंधा है, कोई टीम है, कोई गैंग है जो नहीं अपनाने दे रहा है, जो ये सब काम करवा रहा है। देखिए मैं ऐसा है जब्बार भाई कि देखिए आप कह सकते हैं, शांति भाई भी कह सकते हैं कि जो है ये फला व्यक्ति का जो है ये अनियमितता है, लेकिन देखिए सरकार तो तब तक जब तक जो है उस पर एक जांच ना इम्पोज हो जाए और उसमें जो है दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए, उसमें से जिन चीजों की बात ये कह रहे हैं कि साहब ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो सारे तथ्य और वो सारी चीजें तो एक जांच के माध्यम से ही आ पाएंगी। और जांच के लिए प्रयास करना चाहिए। और मैं खुद जो है आपके चैनल से जोड़ते हुए और शांति भाई से अपने आप को जोड़ते हुए मैं यही कह सकता हूं कि इससे पहले हम कुछ भी टिप्पणी करने की स्थिति में किसी व्यक्ति के संदर्भ में नहीं है। अगर अनियमितता है तो वो एक जांच इंपोज होगी, वो जांच में जो है साबित होगा कि उनकी, मगर सवाल यही है कि ठीक है और उसके पश्चात जो विधिक कार्रवाई होती है वो होगी। निर्दोष है, अपराधी, उसकी डिग्री क्या है, जैसी भी है, मगर आरटीआई जो कहती है, आरटीआई के इनपुट के जरिए कहा जा रहा है कि उसकी डिग्री फर्जी है, डॉक्टरेट की उसकी डिग्री, उसकी पीएचडी की डिग्री फर्जी है, बीए की डिग्री की जांच कराने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखा जा रहा है। आरटीआई में तो कहीं भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है कि इसको कैसे डिफेंड करेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से उसकी उस डिग्री को? नहीं देखिए जब्बार भाई, आरटीआई के जो जवाब होते हैं वो गुणवत्ता के आधार पर होते हैं और उसमें इस तरह के शब्दों का तो मैं सोचता हूं कहीं जो है इस्तेमाल नहीं होता है कि जो आपने जानकारी मांगी थी उसके संदर्भ में हम ये आपको सूचित कर रहे हैं कि फलां व्यक्ति की डिग्री फर्जी, इस तरह की तो कोई बात कहीं किसी आरटीआई में होती नहीं है। आरटीआई में आपने उसकी डिग्री के संदर्भ में मांगा विषय जो है, आपने जो है साल मांगे होंगे, कौन से साल में किया है, अंक तालिका के संदर्भ में मांगे होंगे। अब वो सारी चीजें उसमें जो है आरटीआई में मिली है, उसके आधार पर भी आपको जो है एक जांच में जाना पड़ेगा। और जांच की प्रक्रिया से कोई इनकार नहीं कर रहा है, मगर आरटीआई अगर इस बात को कह रही है कि साहब एनरोलमेंट नंबर नहीं है वहां पर, इसका मतलब ये होता है कि फर्जी है बैठती है या इनकी डिग्री गलत बैठती है। नहीं, अगर किसी डिग्री पर सुभाष बर्थवाल जी किसी सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर नहीं, या ऐसे सर्टिफिकेट्स पर एनरोलमेंट नंबर नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि जो आगे चलकर पता लगता है। नहीं मैं यही कह रहा हूं, देखिए आरटीआई में स्वाभाविक रूप से बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, लेकिन वो सूचनाएं जो है किसी व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए जो है पर्याप्त नहीं होती हैं और इसलिए जांच तो आपको करवानी ही पड़ेगी। कौन करेगा जांच? के बाद ही जो है इस पर कोई राय कायम की जा सकती है। जांच कहां हो रही है? सरकार करेगी, सरकार करेगी ना। अब हम तो ये कह रहे हैं कि अगर शांति भाई चाहे शांतिवर जी, एफआईआर भी कर सकते हैं। आपने जांच की बात की, पीएचडी की डिग्री की, मास्टर्स की डिग्री की, और जांच उसकी कराई जा रही है बीए की डिग्री को लेकर के। नंबर बना बैठा है, इसलिए सुभाष बर्थवाल जी, शांति जी ये कह रहे हैं कि हमने जांच की बात कही, डॉक्टरेट की डिग्री की, पीएचडी की डिग्री की, मास्टर्स की डिग्री की, उसकी जांच के लिए रिकमेंड किया गया है बीए की डिग्री का। क्या मतलब इसका समझा जाए? देखिए अब ये देखिए वो जो जिस पद पर वो काम कर रहा है उस पद के मानक क्या हैं। अब इन्होंने तो कहा है कि असिस्टेंट उस पद का मानक ग्रेजुएशन तो कतई नहीं है, पीएचडी ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे तो एलिजिबिलिटी होती नहीं है। शांति भट्ट जी जरा इसको नहीं होता है ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है ये। जी शांति भट्ट जी,
ये तमाम चीजें कह रहा हूं कि इसकी जांच हो जानी चाहिए। और ठीक है जी, ठीक है शांति भट्ट जी, मेरे दो सवाल है कि इस जांच की प्रक्रिया में रोड़ा कहां अटक रहा है? क्या आपने डॉक्टरेट और मास्टर्स की डिग्री की जांच की बात कही, उसको जानबूझ करके बीए की डिग्री की जांच के लिए उसको रिकमेंड किया गया? एक दूसरी, ये सारी चीजें बाहर कैसे निकली? कैसे ये पता चला कि यहां पर एक शख्स जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा है जिसकी डिग्रियां फर्जी हैं? ये आपने जब्बार साहब बहुत बेहतरीन सवाल किया कि आखिर मेरे जैसा व्यक्ति जिसको कि यूनिवर्सिटी का कोई खास ज्ञान नहीं है, मुझे कहां से पता लगा और मैंने कैसे आरटीआई लगाई? ये सवाल आपने बहुत बढ़िया किया। ऐसा है, उत्तराखंड में जितने भी पीएचडी लड़के हैं जो कि उत्तराखंड में नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं, ये सरकार उनको नौकरी इसलिए नहीं दे रही है। एक तो वो कहते हैं कि आप पहाड़ के लोग हो, दूसरा ये कहते हो आपने नेट नहीं किया। हमारा ये सवाल है कि जो इस नौकरी के लिए सारी अर्हताएं पूरी कर रहा था उसको तो आपने नौकरी नहीं दी, और जो व्यक्ति केवल इंटर पास करने के बाद पत्राचार से उसने बीए किया, एमए मास कम्युनिकेशन किया और फर्जी उसने पीएचडी की डिग्री लगा दी, आपने उसको बिना जांच के कैसे नौकरी दे दी? जबकि जांच कमेटी ये कहती है कि ये इस पद के लायक ही नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और यहां पर हमारे काबिल मित्र सुभाष भाई बोल रहे हैं कि बिना जांच के किसी को अपराधी कहना मुश्किल नहीं है। आप भी डिग्री कॉलेज में पढ़े हुए हैं, आपको भी पता होगा कि बीए, एमए और पीएचडी की डिग्री में जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो एक होता है, वो एक पहचान होती है एक छात्र की, और वो बगैर उसके डिग्री की छात्र पहचान के, बिना एनरोलमेंट नंबर के उसे डिग्री मिल कैसे गई? ये खाली एक ही विभाग नहीं है। अगर उच्च शिक्षा में मैं बात बताऊं आपको जवाहर साहब, तो यहां पर आप आयुर्वेदिक में चले जाइए। मृत्युंजय मिश्रा जैसा नालायक और बेईमान व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को कलंकित करता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसे बचाने पे लगी है। अभी एक आरोप उस पर अभी लगा है जिस पर उसने अभी जेल जाना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उच्च शिक्षा में बहुत भारी अनियमितताएं हुई हैं। बहुत बड़े काबिल लोगों की अनदेखी होकर मूर्खों को नौकरी दी गई है। इसकी जांच हो जाए ना, राज्यपाल के ये अधीन विभाग आता है, राज्यपाल जांच कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर सूतर वो फर्जी, गजेंद्र वो फर्जी, राजेंद्र वो फर्जी, या सारे फर्जी अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड का बच्चा कहां से काबिल निकलेगा? रोजगार के लिए उत्तराखंड छोड़ना तो बनता है, मगर नौकरी पढ़ाई के लिए भी अगर उत्तराखंड के नौजवान बच्चे यहां से जाएंगे तो उत्तराखंड का भला होगा कैसा? इसलिए मैं उत्तराखंड में ये आरटीआई लगाकर ऐसे भ्रष्टाचार का खुलासा करता हूं। दुख मुझे इस बात का होता है कि कदम आपका, एक सराहनीय कदम आपका उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड के लिए जाहिर तौर पर जिस किस्म से आपने कदम उठाया है। मैं राकेश काला जी की तरफ आऊंगा, शिक्षाविद हैं उनकी, लेकिन उससे पहले दरअसल मेरा सवाल सुभाष बर्थवाल जी ये है कि जिस तौर पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट या दूसरे लोग जो इस बात को लेकर के अपनी संजीदगी दिखाते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो पीएचडी होल्डर्स हैं, जो एलिजिबल हैं उस नौकरी को पाने के लिए, उन लोगों को तो साइडलाइन कर दिया जाता है, मगर जो लोग किसी ऐसे पद पर काम कर रहे होते हैं जो कि एलिजिबल भी नहीं, जिनके पास में फर्जी डिग्रियां हैं, उन लोगों को बाहर से बुला करके या फिर किसी भी तरीके से, चाहे पैसों का खेल हो या कोई भी खेल हो, कनेक्शन हो, पावर हो, उसके आधार पर उनको नौकरियां दी जाती हैं। अब ऐसे में एक बात आप बताइए प्राइम न्यूज के दर्शकों को कि ये जांच के लिए आप क्या करेंगे? आप रजिस्ट्रार से लेकर के, यूनिवर्सिटी से लेकर के उच्च शिक्षा मंत्री तक किस तरीके से अपनी बात ले जाएंगे, पहुंचाएंगे, और जांच की शुरुआत कैसे होगी? जब्बार भाई देखिए, बात ऐसी है कि हम तो साधुवाद देते हैं और इस तरह के जो है पत्रकारों को, इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो अपना जोखिम मोल लेकर जो है इस तरह के मामलों को उठाने का काम करते हैं, वो भले ही हमारे जो है प्रतिपक्षी दल से भी संबंधित कोई जो है हमारा सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, हम तो उसकी जो है प्रशंसा करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर हम यहाँ लगातार आक्रोश व्यक्त करते रहे हैं, हम अखबार में भी आक्रोश व्यक्त करते रहे हैं, हम जो है सार्वजनिक रूप से, लेकिन जब तक ये आप बताइए कि साबित तो तभी होगा कि जब उस पर, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसकी जांच की शुरुआत कैसे होगी, कब तक होगी, कौन करेगा? जी, ये पत्र मुझे दीजिए, मैं उच्च शिक्षा मंत्री से मैंने पहले भी कहा है। ठीक है जी, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है राकेश काला जी, क्योंकि आप, ठीक है, उच्च शिक्षा मंत्री के एजुकेशन से आपका गहरा नाता रहा है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, मगर एक शिक्षाविद के हैसियत से
क्या प्रक्रिया होती है, दर्शकों के लिए बताएं कि जब ऐसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाता है या फिर वहां पर जब जॉब होती है असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए, कैसे डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, उसका सत्यापन कैसे होता है, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी कैसे होती है, कैसे कोई शख्स फर्जी डिग्री के सहारे हासिल कर लेता है और वेरिफिकेशन तक नहीं हो पाती है, चोर दरवाजा है कहां, कैसे वो बंद हो, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल जब्बार भाई, देखिए एक तो बहुत टेक्निकल पॉइंट हमारे काबिल साथी शांति प्रसाद जी ने बोला है कि जब उनको, जो राजेश नाम का व्यक्ति है, उनको जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रहे हैं, उनको जब नियुक्त किया गया तो एक ही व्यक्ति ने उनको नियुक्त किया। भाई बोर्ड एक व्यक्ति का नहीं होता, बोर्ड में कम से कम 3 या 4 लोगों का पैनल होता है। दूसरा प्रश्न इसमें यह है कि अगर वो इंटर पास है, टेक्नीशियन के पद पे काम कर रहे हैं, तो नौकरी पाने के लायक है, लेकिन वो क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, वो एलिजिबिलिटी उनकी पूरी होनी चाहिए। अगर उन्होंने नौकरी पाने के ड्यूरेशन भी अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की, ये भी गलत है, क्योंकि नौकरी पाने से पहले उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, 55% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, कोई भी ऐसा कोर्स जो यूजीसी जिसको अप्रूव्ड करता हो वो कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या फॉरेन से उनकी कोई डिग्री है तो वो उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो नौकरी पाने के काबिल है। अगर उनकी डिग्री फर्जी है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से एक बहुत बड़ा आरोप हमारे साथी ने लगाया कि जिस व्यक्ति ने उनको अपॉइंट किया उनकी खुद की डिग्री फर्जी है, तो भाई ये क्या चल रहा है हमारी देवभूमि तपोभूमि में? अगर इस तरीके के चीजें चल रही हैं तो हम नहीं समझते कि आने वाले समय में यहाँ के बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। और इसी नोट पर आपकी इसी नोट पर इस कार्यक्रम को मैं वाइंड करूंगा कि आखिर कैसे जो शख्स आ रहा है नौकरी लेने के लिए उसमें डिग्री फर्जी, जिस शख्स के पास जाया जा रहा है उसके सत्यापन के लिए, जांच के लिए खुद वो फर्जी तरीके से नियुक्त हुआ है, तो फिर उत्तराखंड के अंदर बच्चों के भविष्य होंगे कैसे, क्या कुछ होगा? आप तीनों मेहमानों का इसी के साथ बहुत शुक्रिया, सुभाष बर्थवाल जी, शांति भट्ट जी, राकेश काला जी, आप लोगों ने वक्त निकाला। और साधुवाद है शांति भट्ट जी के लिए, क्योंकि ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट के जरिए से बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसकी वजह से समाज का, प्रदेश का और लोगों का भला होता है। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले पर जांच के बाद में सच का सच, दूध का दूध साफ होगा और ऐसे अपराधियों और ऐसे नेक्सस का भंडाफोड़ जरूर होगा। अभी के लिए बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। केसर के अल्फाजों से तो बोले मेरी अदा से। भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है एक, जुबान केसरी। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है, ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कोका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है, ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कोका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। जहाँ देखूं जहाँ ताकूं मोरे अक्षर बिखरे हैं केसरी। पूरे देश की एक जुबान, जुबान केसरी। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगर आपको शुगर है तो खांसी के दौरान ले सकते हैं 100% आयुर्वेदिक तुलसी युक्त मुल्तानी कोका कफ लिक्विड विद नो एडेड शुगर, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हमसफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। पेश है मुल्तानी पचमीना, खाया पिया सब पचाए, पाचन शक्ति बढ़ाए। कुछ नहीं बचेगा, आऊ अब सब बचेगा। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा